हेलो, मैं डॉक्टर अवध बिहारी पुराण, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अब्दुल बारी मेमोरियल महाविद्यालय गोलमोहरी, जमशेदपुर। अंगीभूत इकाई कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सेमेस्टर 5 के विशेष पत्र 2 के खंड ख राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत एक प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर और उनकी प्रमुख कविता किसको नमन करूं मैं पर हम लोग आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर अपने समय के सूर्य हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने समय के साहित्य को विशेष रूप से आलोकित किया। समय और समाज ने अपना असर या फिर कहिए कि अपना प्रभाव दिनकर पर दिखलाया, किंतु साथ ही दिनकर ने भी समय और समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। दिनकर जी मानते हैं कि इनकी भावनाओं का मूल बीज सन 1921 का असहयोग आंदोलन में बोया गया। देश प्रेम, राष्ट्रीयता, मानवतावाद आदि प्रचुर मात्रा में इनके साहित्य में विद्यमान है। इनकी राष्ट्रीय भावना अतीत और वर्तमान की घटनाओं पर आधारित है। अतीत को ऐश्वर्यपूर्ण, सुखद, आनंदपूर्ण मानने वाला यह कवि वर्तमान को संघर्ष एवं कोलाहल से पूर्ण भरा मानता है। शोषित समाज के प्रति करुणा, सहानुभूति तथा उच्च वर्ग के प्रति आक्रोश की भावना भी इनके द्वारा इनके काव्यों में अभिव्यक्त हुई है। अब तक के सभी सफलतम कवियों में रामधारी सिंह दिनकर को उच्च स्थान प्राप्त है। साहित्य जगत में दिनकर जी का प्रादुर्भाव एक आकस्मिक घटना है। इनका काल ऐतिहासिक महत्व का काल है। विरासत से धरोहर के रूप में इन्होंने सनातन भारत का गौरवगान प्राप्त हुआ। दिनकर जी एक सफल युगद्रष्टा, युग स्रष्टा, युग धर्म के पालनकर्ता हैं। साहित्य के आकाश में दिनकर मूलतः एक ऐसा दिनकर हैं जो तेजस्वी नक्षत्र सा प्रतीत होता है। इनका युगबोध सत्य का अन्वेषण करता है। इनकी सृजन प्रक्रिया में भारत मृण्मयी एवं चिन्मयी रूप में उभरी है। वे अतीत के उद्घोषक, वर्तमान के स्रष्टा और भविष्य के दृष्टा कवि रहे हैं। इन तीनों के वे नियामक पालनकर्ता हैं। वे नियति को बस में रखकर अग्रसर होते हैं। दिनकर जी अपना भविष्य साहित्य को मानते थे। अपने संबंध में कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि निराला की कविताओं से अधिक निकटता सुमित्रानंदन पंत की कविताओं के साथ रही और जयशंकर प्रसाद से अधिक मैथिलीशरण गुप्त के निकट अधिक रहे हैं।
दिनकर ने आप धर्म के या फिर कहिए कि आप धर्म का निर्वाह बखूबी किया। भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता और मानवता के जो नवीन बीज बोए गए थे, वे द्विवेदी जोगिन एवं छायावाद के समानांतर चलने वाली राष्ट्रीय चेतना की रचनाओं में पल्लवित पुष्पित रूप में पाए जाते हैं। दिनकर जी के विषय में बच्चन जी ने लिखा है, प्रकृति प्रेमी पंत की भाषा विशिष्टता संपन्न होकर भी संघर्ष की भाषा नहीं थी और न ही रहस्यवादी महादेवी की भाषा। राष्ट्रवादियों के स्वर की प्रखरता सतही थी, गहराई आगे चलकर पहले माखनलाल चतुर्वेदी ने और बाद में दिनकर जी ने उसे प्रदान की। दिनकर जी के बारे में या फिर उनके साहित्य का अध्ययन करने से ये कोई संदेह नहीं कि भारत की हिंदी भाषी प्रदेशों के पूर्वी छोर पर बिहार स्थित है और यहाँ से उद्दित होने वाला दिनकर न मात्र हिंदी भाषा प्रदेशों बल्कि भारतवर्ष एवं भारतवर्ष के बाहर कहिए भी अपनी काव्य सृजन के माध्यम से अलोकित करता रहा है। रामधारी सिंह दिनकर युग चारण, युग चेतना, राष्ट्रकवि आदि उपनामों से विभूषित किया गया है। दिनकर न केवल अपने युग के बल्कि युगों युगों तक सर्वकालिक सार्वभौमिक रचनाकार के रूप में समृद्ध रहेंगे। तो आज हम लोग उनकी जो ये प्रमुख कविता है कि किसको नमन करूं मैं, इसमें हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे कविता के शीर्षक से ही ये बात उभर कर आती है कि राष्ट्रकवि दिनकर जी यहाँ उसके मन मस्तिष्क में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसलिए वो लिखते हैं किसको नमन करूँ। ठीक है तो वो कहते हैं कि मैं इस भारत, इस महान देश को नमन करूं या फिर इस देश की जो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक परंपराएं हैं, मानवता है, बंधुत्व है, इसको नमन करूं या फिर यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको नमन करूं। तो ये या फिर कहिए कि यहाँ जो अनेकता में एकता या फिर कहिए कि अखंडता जो है इसको नमन करो। तो इन सारी समस्याओं के बीच या फिर इन सारी प्रश्नों के बीच कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह कविता लिखा है कि किसको नमन करूं मैं। तो जैसा कि पहले ही हम लोग बातचीत किए कि कवि राष्ट्रीय चेतना के या फिर राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, तो दिनकर जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत यह कविता है। वे मानते हैं कि कवि होने की सामर्थ्य मुझ में भारतवर्ष का ध्यान करने से जागृत हुई। यह शक्ति मुझ में भारतीय जनता की आकुलता को आत्मसात करने से स्फुटित हुई, पल्लवित हुई। वस्तुतः दिनकर की काव्य चेतना अभाव से भाव, निषेध से स्वीकृति,
निवृत्ति से प्रवृत्ति, दिवा सपनों से चिंतन और कल्पना से कर्म की ओर अग्रसर हुई है। तो यह कविता राष्ट्रीयता, राष्ट्र का स्वरूप और मानवता के विशेष रूप पर केंद्रित कविता है। इस कविता में कवि ने राष्ट्र की परिकल्पना, राष्ट्रीयता क्या है या कैसी होनी चाहिए, जैसे तमाम प्रश्न उपस्थित किए। कवि पूछते हैं कि भारत किसे नमन किया जाए, किसके समक्ष अपना सिर झुकाया जाए, नतमस्तक हुआ जाए। तुम्हें या नदी नाले पहाड़ जंगल को नमन करूं, हे मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूं, तुम ही बताओ किसे नमन करूं मैं। धरती पर त्रिभुजाकार तुम्हारा जो चित्र अंकित है, क्या वही हो तुम? मानव के ऊर्ध्वगामी दृढ़ कल्पनाओं में क्या नहीं हो तुम? वेदों क्या ज्ञाता, निगूढ़ता पर चिर ज्ञानी हो तुम। ओ मेरे प्यारे देश, तुम ही बताओ भारत किसे नमन करूं मैं। तुम वह नर हो जिसे ऊपर चढ़ाकर पाया गया है। तुम वह हो जो अंबर का संदेश भूमि पर लाए हो, धरती पर लाए हो। तुम वह हो जिसका ध्यान आते ही मन महक उठता है, प्रफुल्लित होता है। तुम वह हो जो थकी आत्मा में उड़ने की उमंग शक्ति पैदा कर देते हो। सुगंध से उस अदृश्य बाग को नमन करूं, तुम ही बताओ भारत किसे नमन करूं मैं। तुम वहाँ नहीं हो जहाँ अपनों से ही अपनों को भय है। सबको सबसे शिकायत है रहा है, सब पर सबका संशय रहा है। जहाँ स्नेह के सहज गति से हटे जनमन है, जहाँ झंडों नारों आदि बटे जनगण हैं। अब कैसे इस कुत्सित जीवन, विभक्त जीवन को नमन करूं, तुम ही बताओ किसे या किसको नमन करूं मैं। जहां पहुंचकर नर नारी कोई बंधन नहीं मानते, सबको एक ही रूप में भरकर प्रेम से देखते, पूरे संसार को क्या उसको मैं नमन करूं? किसे नमन करूं भारत, किसे नमन करूं मैं। भारत किसी स्थान का वाचक नहीं, यह गुण तो नर विशेष का है। यह एक का देश नहीं, यह तो पूरे भूमंडल की विशेषता है। यहाँ एकता अखंडित है, यहाँ प्रेम का स्वर है। संपूर्ण विश्व को जन्मभूमि समझकर नमन करूं मैं। किसको नमन करूं भारत, किसको नमन करूं मैं। यह धरती खंडित है पत्थरों से, नदियों से, सागर से, पर जब भी दो हाथ मिलते हैं तब खाई जैसे भर जाती है। एक हर्ष की लहर दौड़ जाती है। दोषियों के बीच सेतु का निर्माण भारत ही करता है। मंगलमय इस महासेतु को नमन करूं मैं। तुम ही बताओ भारत किसको नमन करूं मैं। दो दिलों को और मनों को जो जोड़ रहा है, जो मित्रवत भाव से विश्व की गति मोड़ने में सक्षम है, जो जीवन में प्रेम की नदियाँ बहा रहे हैं, जो देशों के बीच बंद खिड़की को खोल रहे हैं। आत्मबंधु मान ऐसे
लोगों को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। शांति का स्वर भारत से गूंजता है, भारत के हाथों में धर्मदीप है, धर्मदीप लेने वाला और शांति का मंत्र पाठ करने वाला भी तुम्हारी ही संतानें हैं। वह वीर भी तुम्हारा है जो सत्य की ओर बढ़ते हैं, किसी न्याय के लिए जान देने वाला भी तुम्हारा ही संतान है। मानवता के ऐसे भवन को नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। तो कभी जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया कि उसकी स्थिति मनोस्थिति ऐसी है कि आखिर मैं किसको नमन करूं। तो दिनकर की राष्ट्रीय चेतना का मूल भाव प्रेरित रोमानी है। बुद्धि विवेक द्वारा विरोधी सत्ताओं के साथ समझौता और सामंजस्य की कल्पना वे नहीं करते और कर भी नहीं सकते। अनाचार और अन्याय के बीच उनके पास और कोई अतिरिक्त समाधान नहीं है। उनका मार्ग समझौते का नहीं, क्रांति और विप्लव का मार्ग है। चुपचाप मार खाना उसकी समझ में कभी नहीं आया और न उनका यह विश्वास बना कि केवल भीख मांगने से आज़ादी मिल सकती है या दुश्मन की ललचाई नज़रों से उनकी रक्षा की जा सकती है। परंतु उनकी क्रांति का रूप निरुद्देश्य नहीं, ध्वंसमूलक नहीं है। राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि दिनकर की कविता में तपन और ज्वाला है, वर्तमान युग के लिए क्या नहीं है। दिनकर के इसी रूप को मैं देखना चाहता था। वह इस युग की ज्वालमाला है, ज्वालामुखी है कहिए। इस कविता के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र और संस्कृति को प्यार करने वाला दिनकर ही है। जैसी मति है वैसी उसकी कृति भी है, वैसा ही दिनकर व्रती भी है। दिनकर जी मुख्यतः ओज और पौरुष के कवि हैं, परंतु उनके राग का एक दूसरा रूप भी है जो एकांत व्यक्तिक है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। अगले दिन हम लोग एक अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।